नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे शायद हम सब जूझते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ, ये तो सबकी कहानी है। बिल्कुल। मेरे पास डेनियल वॉल्टर्स की किताब द पावर ऑफ डिसिप्लिन से जुड़े कुछ नोट्स हैं और मेरा मिशन आज बहुत सीधा है। बताइए। मुझे बस ये समझना है कि हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, पर हम करते क्यों नहीं हैं। मैं हर साल सोचता हूँ कि इस बार तो पक्का सुबह जल्दी उठूंगा, रोज एक्सरसाइज करूंगा। हाँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। हाँ, शुरुआत भी होती है पर कुछ हफ्तों में गाड़ी वापस उसी पुराने ट्रैक पर आ जाती है। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये एक क्या कहते हैं, बहुत ही यूनिवर्सल अनुभव है। अच्छा। और अच्छी बात यह है कि इसका जवाब आप में विल पावर की कमी है से कहीं ज्यादा गहरा और दिलचस्प है। ओके। असल में हमारे दिमाग की वायरिंग, हमारी आदतें और कुछ छिपे हुए साइकोलॉजिकल बायसेस हमें एक तरह से आरामदायक आलस की तरफ खींचते हैं। अदृश्य धागे। हाँ, आज हम इन्हीं अदृश्य धागों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। जब हम डिसिप्लिन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक बहुत ही सख्त, बोरिंग सी तस्वीर आती है। जैसे खुद पर जुल्म करना। हाँ, मजेदार चीजों को ना कहना। क्या इसका मतलब यही है? ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। असल में अनुशासन सजा नहीं बल्कि आजादी है। आजादी कैसे? ये हमें आवेगों और बुरी आदतों की गुलामी से आजाद करता है ताकि हम वो जीवन जी सकें जो हम वाकई जीना चाहते हैं। ओके। इसका एक बायोलॉजिकल पहलू भी है। जब हम कोई मुश्किल लेकिन लॉन्ग टर्म फायदे वाला फैसला लेते हैं तो हमारे दिमाग का अगला हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, जो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए है। बिल्कुल। और वहीं जब हम किसी लालच के आगे झुक जाते हैं तो दिमाग का ज्यादा प्राचीन भावनात्मक हिस्सा हावी हो जाता है। और यहाँ वो विल पावर वाली बात भी आती है। ऐसा लगता है जैसे सुबह हमारी विल पावर की बैटरी फुल होती है और शाम तक आते आते पूरी तरह खत्म हो जाती है। आपने एकदम सही पकड़ा। इसे एक्सपर्ट्स विल पावर फटीग या ईगो डिप्लीशन कहते हैं। ईगो डिप्लीशन। हाँ, हमारी विल पावर एक मसल की तरह है। अगर आप दिन भर छोटे छोटे फैसले लेने में इसे खर्च करते रहेंगे, जैसे क्या खाना है, क्या पहनना है, हाँ, इस ईमेल का जवाब दूं या नहीं, तो शाम तक ये मसल थक जाएगी और फिर जब असली चुनौती सामने आएगी, जैसे डिनर के बाद मीठा ना खाने की, तो उस थकी हुई मसल के लिए लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मुझे उस एक मशहूर एक्सपेरिमेंट की याद दिलाता है, वो बच्चों और मार्शमेलो वाला। हाँ, कुछ ऐसा ही था ना कि बच्चों को इंतजार करने के लिए कहा गया था। हाँ, वो क्लासिक स्टैनफोर्ड मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट है। छोटे बच्चों को एक कमरे में एक मार्शमेलो के साथ बिठाया गया। ओके। और कहा गया कि अगर वे 15 मिनट तक इसे नहीं खाएंगे तो उन्हें इनाम में एक और मार्शमेलो मिलेगा। जिन बच्चों ने उस तुरंत मिलने वाले सुख यानी डिलेड ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल कर लिया, उन्हें सालों बाद ट्रैक किया गया तो पता चला कि वे ज्यादा सफल हुए। अकादमिक रूप से, आर्थिक रूप से और स्वास्थ्य के मामले में भी उन बच्चों से कहीं ज्यादा सफल थे जो इंतजार नहीं कर पाए थे। वाह, तो मतलब अनुशासन की नींव बचपन में ही पड़ जाती है, कह सकते हैं। ठीक है, तो अनुशासन के फायदे साफ हैं, बेहतर स्वास्थ्य, सफलता, आत्मविश्वास। लेकिन मुझे एक सवाल परेशान करता है। पूछिए। क्या बहुत ज्यादा अनुशासन हमारी स्पॉन्टेनिटी या क्रिएटिविटी को खत्म नहीं कर सकता? क्या हर चीज प्लान के हिसाब से करने से जीवन रोबोटिक नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत वैलिड सवाल है और इसका जवाब संतुलन में है। संतुलन? किताब का तर्क ये नहीं है कि आप हर मिनट का हिसाब रखें, बल्कि ये है कि आप उन चीजों में अनुशासन लाएं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। जैसे सेहत, काम, हाँ, आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते, आपका काम। जब आप इन जरूरी चीजों को ऑटो पायलट पे डाल देते हैं तो आपके दिमाग के पास बाकी चीजों में क्रिएटिव होने के लिए ज्यादा ऊर्जा होती है। ओके, ये समझ में आता है। अनुशासन असल में जिंदगी से मजा नहीं हटाता बल्कि गैर जरूरी तनाव और अफसोस को हटाता है। ठीक है, तो अगर अनुशासन इतना फायदेमंद है तो हम बदलाव से इतना डरते क्यों हैं? क्यों हम उसी पुरानी अनहेल्दी रूटीन में फंसे रहते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग आराम पसंद करता है। अच्छा। हाँ, उसे प्रिडिक्टेबिलिटी अच्छी लगती है। इसे स्टेटस को बायस कहते हैं। मतलब? जो जैसा है वैसा ही रहने दो। बिल्कुल। इसके पीछे कई अदृश्य ताकतें काम करती हैं। सोचिए एक इंसान के बारे में जो ऐसी नौकरी में फंसा है जिसे वो नफरत करता है। हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो सबसे पहली ताकत है संक कॉस्ट फैलेसी। संक कॉस्ट फैलेसी? वो इंसान सोचता है, मैंने इस कंपनी को 5 साल दिए हैं, इतनी मेहनत की है, अब कैसे छोड़ दूं? वो अपने बीते हुए निवेश को देखता है, भविष्य के फायदों को नहीं। हाँ,
तो ये वही फीलिंग है जब हम कोई बोरिंग फिल्म सिर्फ इसलिए पूरी देखते हैं क्योंकि टिकट के पैसे दिए हैं। हाँ, मैं ये हर बार करता हूँ। बिल्कुल। दूसरी ताकत है लॉस अवर्जन, मतलब नुकसान का डर। हाँ, हमारा दिमाग कुछ पाने की खुशी से दुगना ज्यादा कुछ खोने के डर को महसूस करता है। अच्छा। वो इंसान सोचेगा ये नौकरी बुरी है, पर कम से कम एक नौकरी तो है, क्या पता नई नौकरी इससे भी बुरी हो। और फिर आता है पछतावे का डर। सही पकड़ा। अगर मैंने नौकरी बदली और फेल हो गया तो सब मुझ पर हंसेंगे। ये तीनों डर मिलकर उसे उसी नापसंद नौकरी में कैद रखते हैं। वाह, ये तो दिमाग का एक पूरा जाल है। और इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प चीज का जिक्र है, डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। ये क्या है? ये एक बहुत ही मजेदार साइकोलॉजिकल क्वर्क है। बताइए। इसका मतलब है कि जो लोग किसी चीज में सबसे कम काबिल होते हैं, उन्हें अक्सर अपनी काबिलियत के बारे में सबसे ज्यादा गलतफहमी होती है। मतलब? उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि वो कितना कम जानते हैं। आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसने अभी-अभी गिटार सीखना शुरू किया हो और 2 कॉर्ड्स बजाकर उसे लगे कि वो रॉकस्टार बनने के लिए तैयार है? हाँ, बिल्कुल देखा है। वो डनिंग-क्रूगर इफेक्ट का एक क्लासिक उदाहरण है और ये अनुशासन पर भी लागू होता है। अच्छा। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो काफी अनुशासित हैं और उन्हें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, जबकि असल में उनकी छोटी-छोटी आदतें ही उन्हें पीछे खींच रही होती हैं। तो इसका इलाज क्या है? इसका एकमात्र इलाज है विनम्रता और सीखने की इच्छा रखना। ये मानना कि हाँ, मुझ में सुधार की गुंजाइश है, सुधार की तरफ पहला कदम है। ठीक है, ये सब सुनकर थोड़ा निराशाजनक लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा दिमाग को आलसी होने के लिए ही बना है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर इसका इलाज क्या है? हम इन साइकोलॉजिकल ट्रैप से लड़ना शुरू कैसे करें? इसका जवाब बड़े नाटकीय बदलावों में नहीं, बल्कि छोटी रोजमर्रा की आदतों में छिपा है। आदतें? हाँ, अनुशासन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे बनाया जाता है और इसकी शुरुआत होती है आपकी सुबह से। मॉर्निंग रूटीन? एक तय मॉर्निंग रूटीन जिसमें शायद 10 मिनट की एक्सरसाइज, 5 मिनट का मेडिटेशन या बस दिन के लिए प्लान बनाना शामिल हो, आपके पूरे दिन के लिए टोन सेट कर देती है। बराक ओबामा से लेकर ओपरा विनफ्रे तक लगभग हर सफल इंसान की एक मॉर्निंग रूटीन होती है। बिल्कुल। और शाम की रूटीन का भी जिक्र है। हाँ, क्योंकि एक अच्छा दिन एक अच्छी रात से शुरू होता है। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद करना, कुछ पढ़ना या अगले दिन की तैयारी करना, ये दिमाग को संकेत देता है कि अब आराम का समय है। सही। इसके अलावा 2 और बहुत शक्तिशाली आदतें हैं। एक है अपने आसपास की जगह को व्यवस्थित रखना, ऑर्गेनाइज्ड रहना। जब आपका डेस्क या कमरा साफ सुथरा होता है तो आपका दिमाग भी ज्यादा शांत और फोकस्ड महसूस करता है। और दूसरी आदत थोड़ी हैरान करने वाली है, कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड। इसका अनुशासन से क्या लेना देना? रिसर्च दिखाती है कि जो लोग रोज उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए वे आभारी हैं, उनका आत्मनियंत्रण बेहतर होता है। अच्छा, कैसे? जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आपके पास क्या है, तो आप उन चीजों के पीछे कम भागते हैं जो आपको तुरंत खुशी दे सकती हैं। यह आपको एक बड़ा पर्सपेक्टिव देता है। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, किताब में नेवी सील्स का भी जिक्र है। अब ये तो मॉर्निंग रूटीन और ग्रेटिट्यूड जर्नल से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। हाँ, वो तो है। हम जैसे आम लोगों के लिए उनमें क्या सबक है, या ये सिर्फ मोटिवेशनल कहानी है? मुस्कुराते हुए, नहीं, ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं है। बेशक हम सब उनकी तरह ट्रेनिंग नहीं कर सकते, लेकिन उनकी मानसिकता से 2 बहुत शक्तिशाली आइडिया सीख सकते हैं। ओके, क्या है वो? पहला है 40% रूल। 40% का नियम। ये नियम कहता है कि जब आपका दिमाग चिल्ला कर कहता है कि बस अब और नहीं हो सकता, तब आपने असल में अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। सिर्फ 40? हाँ, आपके अंदर 60% रिजर्व अभी भी बाकी हैं। ये हमें सिखाता है कि हमारी सीमाएं अक्सर मानसिक होती हैं, शारीरिक नहीं। वाह, 40%, ये तो गेम चेंजर है। और दूसरा नियम? दूसरा है 10x रूल। इसका आइडिया है कि आप जो भी लक्ष्य बना रहे हैं उसे 10 गुना बढ़ा कर दें। 10 गुना? हाँ, अगर आप 10 किलो वजन कम करना चाहते हैं तो 100 किलो का लक्ष्य बनाएं। लेकिन वो तो नामुमकिन है। अब जाहिर है आप 100 किलो कम नहीं करेंगे, लेकिन उस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए आप जो मेहनत करेंगे वो आपको आपके असली 10 किलो के लक्ष्य से कहीं आगे ले जाएगी। ये सोच को बड़ा करने का एक तरीका है। ये आइडियाज तो बहुत पावरफुल हैं, लेकिन रोजमर्रा की छोटी छोटी लड़ाइयों का क्या? जैसे
जैसे काम के बीच में अचानक समोसा खाने की इच्छा होना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का मन करना, इन छोटी छोटी इच्छाओं से कैसे निपटें? इसके लिए एक बहुत ही कमाल की तकनीक है जिसे अर्ज सर्फिंग कहते हैं। अर्ज सर्फिंग? हाँ, आइडिया ये है कि आप उस इच्छा से लड़े नहीं। लड़ने से वो और मजबूत होती है। तो फिर क्या करें? इसके बजाय आप बस उसे देखें, एक साइंटिस्ट की तरह। मतलब? अच्छा, तो मेरे दिमाग में समोसे का ख्याल आया है। ये मेरे पेट में कैसी फीलिंग ला रहा है? मेरे मुंह में पानी आ रहा है। उसे ऑब्जर्व करना है। हाँ, आप उस इच्छा को एक लहर की तरह देखते हैं जो उठती है, अपने चरम पर पहुंचती है, और अगर आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो वो अपने आप शांत हो जाती है। कितनी देर में? आप पाएंगे कि ज्यादातर इच्छाएं 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं टिकती। तो ये सब सिर्फ कुछ करने या ना करने के बारे में नहीं है, ये पूरी तरह से हमारी सोच और मानसिकता से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। इसी से जुड़ी एक बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया, लक्ष्यों से ज्यादा सिस्टम पर ध्यान देना। हाँ, ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण आइडिया है। देखिए, लक्ष्य होता है परिणाम, जैसे मुझे मैराथन दौड़नी है। और सिस्टम? सिस्टम होती है प्रक्रिया, जैसे मैं हर दूसरे दिन 5 किलोमीटर दौड़ने जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। ओके। जीतने वालों और हारने वालों दोनों के लक्ष्य एक ही होते हैं। हर कोई मैराथन जीतना चाहता है, फर्क उनके सिस्टम में होता है। अगर आप सिर्फ लक्ष्य पर फोकस करेंगे तो आप तब तक खुश नहीं होंगे जब तक आप उसे हासिल नहीं कर लेते। लेकिन अगर आप प्रक्रिया से प्यार करना सीख जाते हैं तो हर दिन जीत महसूस होगी। बिल्कुल। और इसी मानसिकता का एक और पहलू है ज़ेन दर्शन। ज़ेन दर्शन। शाओलिन भिक्षुओं का उदाहरण दिया गया है। उनका अनुशासन से क्या कनेक्शन है? ज़ेन दर्शन हमें सिखाता है कि हम बाहरी परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उन पर अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं। दुख और असुविधा को जीवन का हिस्सा मानना। हाँ, शाओलिन भिक्षु कठोर शारीरिक अभ्यास और ध्यान के जरिए यही करते हैं। वे असुविधा को गले लगाना सीखते हैं। वो 40% रूल वाली बात। सही। वे परिणाम के बारे में नहीं सोचते, वे हर दिन की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आप असुविधा में रहना सीख जाते हैं तो आपकी मानसिक सीमाएं बढ़ने लगती हैं। ये बहुत गहरा है। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि हमें गुस्सा, ईर्ष्या या चिंता जैसी नकारात्मक भावनाओं को दबा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। किताब का तर्क इसका ठीक उल्टा है। अच्छा। भावनाओं को दबाने से वे अंदर ही अंदर और जहरीली हो जाती हैं। इसके बजाय उन्हें एक ईंधन की तरह इस्तेमाल करना सीखें। ईंधन की तरह? अगर आपको किसी बात पर गुस्सा आ रहा है तो उस ऊर्जा को एक जोरदार वर्कआउट में लगा दें। अगर किसी की सफलता से ईर्ष्या हो रही है तो उसे खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरणा बनाएं। हाँ, अगर परीक्षा की चिंता हो रही है तो उस एड्रेनलिन का इस्तेमाल तैयारी करने और प्लान बनाने में करें। हर भावना एक ऊर्जा है। सवाल यह है कि आप उस ऊर्जा को किस दिशा में लगाते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो एक बड़ी बात मेरे लिए निकल कर आ रही है वो ये है कि अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है। नहीं है। ये एक स्किल है, एक मसल है जिसे हर दिन छोटी छोटी कोशिशों से बनाया जा सकता है। ये अपनी साइकोलॉजिकल कमजोरियों को समझने और असुविधा से दोस्ती करने के बारे में है। एकदम सही। और इसे हम पेरेटो सिद्धांत या 80-20 नियम से जोड़ सकते हैं। 80-20 नियम? ये नियम कहता है कि अक्सर हमारे 80% नतीजे हमारे 20% प्रयासों से आते हैं। हो सकता है कि आपकी सुबह की सिर्फ 15 मिनट की रूटीन ही वो 20% प्रयास हो जो आपको दिन भर में 80% अनुशासन दे। या शायद वो 40% वाले मेंटल बैरियर को तोड़ने की एक कोशिश। हाँ, वही आपको सबसे बड़े नतीजे दें। हमें बस वो सबसे असरदार 20% ढूंढना है और उस पर टिके रहना है। जाते जाते एक विचार के साथ छोड़ते हैं। जरूर। किताब में एक जगह लिखा है कि आत्मा अनुशासन का असली मतलब मुश्किल काम को करने के लिए खुद से जबरदस्ती करना नहीं, बल्कि मुश्किल काम का आनंद लेना सीखना है। हाँ, तो सवाल ये है कि हम उस प्रक्रिया को ही कैसे बदल सकते हैं? क्या हम एक्सरसाइज को एक खेल बना सकते हैं? क्या हम सीखने को एक मजेदार खोज बना सकते हैं? शायद अनुशासन का रहस्य जबरदस्ती में नहीं, बल्कि उस काम में आनंद ढूंढने में छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।